गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। चलिए, आज हमें देखना है समाशोधन गृह। आरबीआई का एक फंक्शन है समाशोधन गृह क्लियरिंग हाउस। आरबीआई के पास सभी बैंक के खाते होते हैं। एक बैंक का दायित्व लायबिलिटी दूसरे बैंक के ऊपर होता है। ए बाबू, बंद कीजिए। हाँ, बंद कर दीजिए। अरे आज गर्मी है भी नहीं, गर्मी है भी नहीं। बंद, इनका बंद कर दीजिए। हाँ, बहुत अच्छा। पढ़ने वाला का यही पहचान है। ये लोग ही पढ़ने वाला है। गर्मी में तप रहा है, लोग फिर ही पढ़ रहा है। पंखा है ना आपके ऊपर? पंखा, पंखा। अरे एसी है ऊपर। बेवकूफ कहीं के, एसी नहीं बुझा रहा है। चलिए, समाशोधन गृह का मतलब होता है आरबीआई के पास सभी बैंकों के खाते होते हैं और एक बैंक का दायित्व दूसरे बैंक के ऊपर होता है। इनका खाता है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में और इनका खाता है बैंक ऑफ इंडिया में। बैंक ऑफ इंडिया वाले ने चेक काट करके दिया सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वाले को। चेक कहां का है? बैंक ऑफ इंडिया। चेक मिला सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को। ये अकाउंट पे ही चेक है, क्रॉस कर दिया गया चेक में। अकाउंट पे ही चेक है। अब जरा बताइए, इन्होंने चेक दिया इनको। खाता कहां है आपका? है सेंट्रल बैंक में। सेंट्रल बैंक। आपका खाता ये बैंक ऑफ इंडिया का चेक है। इन्होंने लिख कर दिया टू फलना, यहां साइन कर दिया। कितना का है चेक को? 5,000 का। बॉस ना था, मंगनी के चेक 5,000 कम बुझा रहा है। और यहां क्रॉस कर दिया। ज्यों ही आपने क्रॉस कर दिया, इसका मतलब यह चेक सुरक्षित चेक हो गया। अब कोई अगर भुला भी जाए तो पाने वाले व्यक्ति इसका भुगतान नहीं ले सकता है, नहीं ले सकता है। अभी जब जाएगा तो अकाउंट में ही जमा होगा और उसी के अकाउंट में जमा होगा जिसका वो नाम है अंकित लिखा हुआ है, जिसका नाम लिखा हुआ होगा। अब आप क्या काम कीजिए, अब इनको दे दिया चेक। ये चेक के पीछे अपना लिखेंगे अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर, बैंक का नाम लिख देंगे और चेक को अब डाल देंगे। कहां? अब पहले स्लिप भी भरना पड़ता था, लेकिन अब प्रायः बैंक खत्म कर दिया स्लिप भरना। चेक के पीछे लिख दीजिए और उस बैंक में जाकर जमा कर दीजिए। इनका खाता कहां है? सीबीआई में। सीबीआई में इनका खाता है। अब चेक जाएगा आरबीआई के पास, लेकिन चेक नहीं जाएगा, इसका इमेज जाता है। केवल केवल इमेज जाता है, चेक को नहीं जाता है। पहले इसके जमाने में चेक जाते थे, अब इमेज जाता है और वहां से इनके अकाउंट्स, इनका क्या कहते, कहां खाता है? बैंक ऑफ इंडिया से पैसा माइनस होगा और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में जुड़ जाएगा। अब इनके अकाउंट से पैसा माइनस होगा और इनके अकाउंट में आकर के जुड़ जाएगा। इसी को कहते हैं क्लियरिंग हाउस। अगर सेम बैंक है तो एक दिन में मिल जाएगा पैसा, अगर अलग है तब भी 3 दिन में हो जाता है। 3 दिन 4 दिन बहुत हुआ, इसे बेसी नहीं लगता है। 3 से 4 दिन में आपका पैसा मिल जाएगा वापस। इसी को कहते हैं क्लियरिंग हाउस, समाशोधन गृह। समाशोधन गृह।
लिखिए। अच्छा, एक बात और, यह काम आरबीआई तो करती है, यह काम एसबीआई भी करती है, यह काम एसबीआई भी करती है। लिखिएगा, आरबीआई के पास सभी बैंक के खाते होते हैं। लिखिए ऑनलाइन, आरबीआई के पास सभी बैंक के खाते होते हैं। 10 ओवर 61 रन, 0 विकेट ऑस्ट्रेलिया का है। एक विकेट गिर गया, गिर गया ना, गिरा। अब हमसे मत कहवाइएगा ना, अब नहीं कहवाइए। अब ज्यादा ज्यादा कहेंगे तो भगवान भी कहेंगे कि तू लोभी हो गया, इसलिए जल्दी हम कुछ नहीं बोलते हैं। क्या लिखे? आरबीआई के पास सभी बैंक के खाते होते हैं। एक बैंक का दायित्व, एक बैंक का दायित्व आरबीआई के पास सभी बैंक के खाते होते हैं। एक बैंक का दायित्व, दायित्व आउट हुआ क्या? दूसरे बैंक के ऊपर होता है। मैच के दिन मन करता है जाकर मैच देखने का, नहीं पढ़ाने का मन करता है। एक बैंक का दायित्व दूसरे बैंक के ऊपर होता है, जिसे आरबीआई, जिसे आरबीआई सरलता पूर्वक हल कर देती है। सरलता पूर्वक हल कर देती है। सरलता पूर्वक हल कर देती है। चौथा कि छठा कैमा होगा? है, छठा होगा। विदेशी मुद्रा की व्यवस्था। विदेशी मुद्रा की व्यवस्था आरबीआई देश के लिए सरकार की ओर से विदेशी मुद्रा की व्यवस्था भी करती है। विदेशी मुद्रा की व्यवस्था भी करती है। भारतीय रुपए के भारतीय रुपए के मूल्य में भारतीय रुपए के मूल्य में स्थिरता बनाए रखने के लिए भारतीय रुपए के मूल्य में स्थिरता बनाए रखने के लिए स्थिरता बनाए रखने के लिए विदेशी मुद्राओं का क्रय विक्रय भी करती है। क्रय विक्रय भी करती है। 2022 में 2022 में भारत सरकार ने विदेशी मुद्रा भंडार से तेल कंपनियों के हाथ भंडार से तेल कंपनियों के हाथ
तेल कंपनियों के हाथ डॉलर को बेचा है। तेल कंपनियों के हाथ डॉलर को बेचा है। तेल कंपनियों के हाथ, हाँ, हाथी नहीं, हाथ, हाथ, डॉलर को बेचा है। डॉलर, तेल कंपनियों के हाथ, तेल कंपनी, तेल कंपनियों के हाथ डॉलर को बेचा है। सुनिए, ऐसा लिखिए, ऐसा भारतीय रुपए के मूल्य में, ऐसा, हां, ऐसा भारतीय रुपए के मूल्य में स्थिरता बनाए रखने के लिए, भारतीय रुपए के मूल्य में स्थिरता बनाए रखने के लिए स्थिरता बनाए रखने के लिए किया गया है। नेक्स्ट, मौद्रिक नीति, मौद्रिक नीति, मौद्रिक नीति, मौद्रिक नीति लिख दे क्या, डैश देकर लिखिए, आरबीआई मौद्रिक नीति तैयार करती है। आरबीआई मौद्रिक मौद्रिक नीति तैयार करती है, लागू करती है और निगरानी करती है। लागू करती है और निगरानी करती है। निगरानी, निगरानी, मौद्रिक स्थिरता, मौद्रिक स्थिरता, उसी में मौद्रिक स्थिरता भी सुनिश्चित करता है। मौद्रिक स्थिरता भी सुनिश्चित करता है। सोचिए सर, मौद्रिक नीति तैयार करने का मतलब क्या? सोचिए, आरबीआई मौद्रिक नीति तैयार करती है, जो पढ़ चुके हैं आप इन्फ्लेशन में। मौद्रिक नीति के तहत में बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, ये सब याद है ना? उस सब मौद्रिक नीति के तहत ही आता है। इसका काम है निगरानी करना भी, लागू करना भी। अब कहता है विदेशी मुद्रा की व्यवस्था भी करती है। क्योंकि हम जब आयात करते हैं, खास करके तेल का आयात तो करेंगे ही, जब हम आयात करते हैं तो आयात का भुगतान विदेश हम करते हैं विदेशी मुद्रा में। आयात का भुगतान हम डॉलर में करते हैं, क्योंकि निर्यातक देश जिस मुद्रा में हमसे डिमांड करेगा, हमें उसी मुद्रा में उसका भुगतान करना है। सपोज कीजिए कि हम अमेरिका से कुछ आयात कर रहे हैं, तो अमेरिका जिस मुद्रा में डिमांड करेगा, हमें उसी मुद्रा में देनी है। तो डॉलर जो है हार्ड करेंसी है। डॉलर क्या है? हार्ड करेंसी है। तो प्रायः देश डॉलर की ही डिमांड करता है। अभी अभी आपने देखा होगा कि 18 देशों ने भारतीय रुपए में व्यापार करने की बात की है। आरबीआई ने इसको आदेश भी दिया है। भारतीय रुपए से में इसका व्यापार करेगा, इसका मतलब भारतीय रुपए की वैल्यू बढ़ेगी। अब कोई देश आयात कर रहा है, कोई देश निर्यात कर रहा है हमें, और हमें कहता है कि हमको डॉलर चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, अब डॉलर चाहिए तो हमें, डॉलर तो हमारे पास ज्यादा है नहीं, तो डॉलर हम क्या करेंगे? खरीदारी करेंगे। जब डॉलर खरीदारी करेंगे तो डॉलर की मांग बढ़ेगी, तो डॉलर की वैल्यू क्या होगी?
बढ़ेगी। सब बोलिए, नहीं तो नींद आ जाएगी, बड़ा खतरनाक टाइम है। तो डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी, इसका मतलब कि डॉलर की मांग बढ़ने से डॉलर की वैल्यू बढ़ जाती है। अब सरकार ने क्या सोचा कि हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार है। अब भारतीय तेल कंपनियां क्या काम करेगी, तेल का जब आयात करेगी तो डॉलर में भुगतान देना होगा, तो हमें डॉलर देना पड़ेगा, और डॉलर नहीं है तो डॉलर को खरीदना पड़ेगा। कहां से? अंतर्राष्ट्रीय बाजार से, विदेश से, अंतर्राष्ट्रीय बाजार से। जब डॉलर खरीदेगी तो डॉलर की वैल्यू क्या होगी? अब भारतीय रुपए की वैल्यू घटेगी। तो भारत सरकार ने सोचा कि जब मार्केट से खरीदने जाएगा उससे अच्छा है कि हम ही इसको दे देते हैं। बस अपने विदेशी मुद्रा भंडार से निकासी करके और डॉलर को दे दिया। किसको? तेल कंपनियों को। अब तेल कंपनियों को खरीदना तो नहीं पड़ा। अब यही जो भारत सरकार डॉलर दिया वही डॉलर दे देगा तेल कंपनियों को, तो कम से कम खरीदने से बचा कि नहीं बचा? तो इसलिए ऐसा किया गया भारतीय रुपए के मूल्य में स्थिरता बनाए रखने के लिए। अब लिखिए साख नियंत्रण। अगला पॉइंट क्या हो गया? साख नियंत्रण। डैश देकर लिखिएगा साख का विस्तार है, बगल से लिख ले, बगल से लिख ले, बगल वाला लिख लिया है। साख का विस्तार और साख का संकुचन साख का विस्तार और साख का संकुचन साख नियंत्रण कहलाता है। कोई आउट हुआ? समझे? आउट हुआ? ये आवाज जो था, आवाज आउट होने का, आउट होने का आवाज था ये। अब तक कुछ नहीं होता है, पहले तो उछल जाता था लोग। एक बार भारत पाकिस्तान का मैच हो रहा था, एक आदमी दाढ़ी बना रहा था, रात का समय था, तो बेचारा जो नाई बना रहा था वो भारत जीता ना, आवाज जो हुआ जीता, एक बार वो तो अति हो गया, वो थोड़ा सा लग गया। ये क्या किया तू? तो मान लिया भारत जीत रहा था ना, कैसे? तो पाकिस्तान से, चलो कट गया तो कोई दिक्कत नहीं है। वो जोश था मैच में, और अब तो वैसा नहीं है। अब नहीं है। पहले हम खुद मैच क्लास छोड़ करके मैच देखने चल जाते थे, क्लास छोड़ देते थे, और अब है लेकिन उतना इंटरेस्ट नहीं रह गया। नोट कीजिए। हाँ,
हाँ लिखिए। जैसे कितना जैसे हमसे सब पूछते हैं ना ना हम नहीं, हम जानना ही चाहते हैं भाई 4 लाख की जो वैल्यू है ये सब मतलब तो मैं बाइक जो चल रहा है तो हाँ हमारा वाइट वाइट ये लिए ला के पिला दिया बेचारा, ले जाइए उसको, पी लिए लेट कर दिया प्लानिंग में। लिख लिए? नहीं लिख लिए तो क्या कर रहे थे? नैतिक दबाव, राशनिंग, प्रत्यक्ष कार्यवाही, सीमांत आवश्यकता, लिख लिए आप लोग? वाह। देखिए ये सब मैं समझा चुका हूं सर आपको, याद कीजिए। अब बच गया यह, ये बच गया तो आप याद कीजिए। नैतिक दबाव का मतलब होता है, ध्यान से सुन, नैतिक दबाव का मतलब होता है बात से समझाना। आज हमको बोर्ड में इतनी जोर से चोट लग गई, ऊपर वाला में झंझना दिया, पूरा पूरा हिला दिया, इसको करंट जैसा लगता है। तो दाग हो गया होगा, दाग नहीं है, चोट लग गया। दाग जबरदस्त लगा था, हम पूरा झंझना गया था। ए बाबू, नैतिक दबाव का मतलब, सर नैतिक दबाव का मतलब, नैतिक दबाव बात से समझाना। अरे भाई मन से पढ़ो बाबू, मन से पढ़ेगा, रेगुलर रहेगा तो सफलता मिल जाएगी, नहीं रेगुलर रहेगा, नहीं समझेगा। अरे सफलता तो 1 नंबर से आगे पीछे हो जाता है, 0.5 से हो जाता है। लोग समझता है वो नहीं बनेगा तो क्या होगा। अरे वही तो फेल कर दिया, वही फेल कर दिया।
एक क्वेश्चन से लोग पास कर सकता है और एक क्वेश्चन से लोग फेल कर सकता है। सही बात है कि नहीं है? तो ये हुआ बात से समझाना। तो आरबीआई कहती है कमर्शियल बैंक को कि हे कमर्शियल बैंक, आवश्यकता से अधिक लोन मार्केट में है, अब मार्केट में लोन मत दो, मत दो, मत दो, मत दो। मत दो। अब लेकिन कोई कोई थेथर होता है, लाख समझाइएगा नहीं समझेगा। अब बैंक आरबीआई की बात को नहीं मान रहा है तो आरबीआई कर देगी राशनिंग। ये ए ग्रेड के कस्टमर हैं, इनको 10 लाख से अधिक लोन ना दिया जाए। ये बी ग्रेड के कस्टमर हैं, इनको 7 लाख से अधिक लोन ना दिया जाए। ये सी ग्रेड के कस्टमर हैं, इनको 5 लाख से अधिक लोन ना दिया जाए। फिर भी बैंक कहती है, आरबीआई कहती है ना, लेना ले 15 लाख, तू ले ले, तू 10 लाख ले ले, तू 8 लाख ले ले। फिर उल्लंघन कर दिया कि नहीं कर दिया? इस हुआ राशनिंग। अब राशनिंग का भी उल्लंघन कर दिया आरबीआई, एक कमर्शियल बैंक। और आरबीआई कहेगी नहीं मानेगा, तू तू ना मानेगा, हम समझ गए, तू लोग न मानेंगे, मारेंगे ऐसा तबड़ा की मुंह टूट जाएगा। आरबीआई ने कहेगी हम कह रहे हैं। बात से समझ में नहीं आ रहा है? ऐसे बोल रहे हैं, सीरियस हो गया बेचारा कि हाँ सीरियस हो गया। हाँ ऐसे कर रहे हैं। ये हुआ प्रत्यक्ष कार्यवाही। क्या हो गया? प्रत्यक्ष। कुछ बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? क्या बुझा रहा है? इतना थाप मारेंगे कि मुंह हाथ सब टूट जाएगा। ये हुआ प्रत्यक्ष कार्यवाही। तो ये हुआ पर्सनल। आरबीआई का ए व्यायाम, व्यायाम बाद में करियो, बेचारा व्यायाम कर रहा है पूरा हाथ उठा करके एकदम। हाँ दे दुख रहा है। आरबीआई कमर्शियल बैंक को प्रत्यक्ष कार्यवाही करेगी। क्या कहेगी? प्रत्यक्ष कार्यवाही करेगी। क्या करेगी? डायरेक्ट एक्शन। और इससे भी नहीं मानेगी तो प्रत्यक्ष कार्य में कहेगी तुमको लोन देना बंद कर देंगे। आरबीआई ने लोन देना बंद कर दिया, किसको? कमर्शियल बैंक को। और उससे भी नहीं मानेगा, कहेगा इसको लाइसेंस रद्द कर दो, लाइसेंस रद्द कर दो। अब नहीं। ये हुआ प्रत्यक्ष कार्रवाई। असीमांत आवश्यकता का मतलब, जब कभी कभी आरबीआई क्या काम करती है, कमर्शियल बैंक से सिक्योरिटी ले लेगी। अब 10 लाख का बॉन्ड ले लिए, ये बॉन्ड है, और लोन दी कितना? 8 लाख। बॉन्ड कितना का है? एक दिया कितना? कितना का हो गया मार्जिन? यही हुआ मार्जिन। अगर इसको अगर लोन दे अगर 7 लाख, इसका मतलब रख लिया कितना? 3 लाख। यही है मार्जिन आवश्यकता। तो इस प्रकार से आरबीआई के कार्य पूरे हो जाते हैं। इसको नोट आपने कर लिया कि नहीं किया? बोलिए। चलिए अब लिखिए, अब लिखिए कमर्शियल बैंक। बैंक का तात्पर्य लिखिएगा, ऑनलाइन वाले बाबू, बैंक का तात्पर्य कमर्शियल बैंक से होता है। मतलब क्या? कोई व्यक्ति बैंक जाता है तो सुने हैं कि कभी कहता हो कि हम एसबीआई जा रहे हैं? क्या कहता है वो? बैंक जा रहे हैं। आप सेंट्रल बैंक जाते हैं तो क्या कहते हैं? सेंट्रल बैंक जा रहे हैं, बैंक जा रहे हैं। बैंक का मतलब ही कमर्शियल बैंक से हो जाता है सर। बैंक का मतलब कमर्शियल बैंक। और कमर्शियल बैंक को दो पार्टे बांटिए।
नोट कीजिए। एक नंबर में लिखा हुआ था परिमाणात्मक उपाय और दूसरे नंबर में लिखा हुआ था गुणात्मक उपाय। परिमाणात्मक और गुणात्मक। यहां है शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक और नॉन शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक। ऑनलाइन वाले, शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक, नॉन शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक। शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक को कहा जाता है अनुसूचित व्यापारिक बैंक, नॉन शेड्यूल को कहा जाता है गैर अनुसूचित व्यापारिक बैंक। हो गया। अब इसमें लिखिएगा, जिन बैंकों को, लिखते जाइए, जिन बैंकों को आरबीआई द्वितीय सारणी में शामिल कर लेती है, उसे शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक कहते हैं। जिन बैंकों को आरबीआई द्वितीय सारणी में शामिल कर लेती है उसे शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक कहते हैं। क्वेश्चन यदि पूछ दे आपसे कि अनुसूचित व्यापारिक बैंक किसे कहते हैं, तो सीधा याद रखिएगा, जिन बैंकों को आरबीआई द्वितीय सारणी में शामिल कर लेती है। लिख लिए। अब इसको ऐसे कीजिए, पब्लिक सेक्टर बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक, रीजनल रूरल बैंक, फॉरेन बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, एबव 50% शेयर टू गवर्नमेंट। लिखिएगा, पब्लिक सेक्टर बैंक में एबव 50% शेयर टू गवर्नमेंट। मतलब क्या हुआ, पब्लिक सेक्टर बैंक का मतलब सरकारी बैंक। और सरकारी बैंक किसको कहेंगे, माने सरकार के पास जब उस कंपनी का, उस बैंक का 50% से ऊपर हिस्सा होगा उसके पास, तब किसके पास, सरकार के पास होगा, तो पब्लिक सेक्टर बैंक कहलाएगी वो। आरआरबी, फॉरेन बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, लिख लिए। 50% शेयर टू गवर्नमेंट, above 50% शेयर टू गवर्नमेंट।
हो गया, वाह। हो गया सर, आगे बढ़े, बढ़े कि नहीं बढ़े? अब इसमें देखिए, अब पब्लिक सेक्टर बैंक में, सरकारी बैंक में कौन कौन बैंक है, ध्यान दीजिएगा। सरकारी बैंक में कौन कौन सा बैंक है वो देखना है। पहला है एसबीआई, कितना है, एक। दूसरा एसोसिएट बैंक, कितना, पांच। नेशनलाइज बैंक, नोट करते जाइए, नेशनलाइज्ड बैंक 19। आईडीबीआई बैंक एक। भारतीय महिला बैंक, भारतीय महिला बैंक एक। टोटल कितना हुआ, 27। देखिए तो, 5 एक 6 एक 7 एक 8 19, 27 हुआ ना, जोड़ लीजिएगा तो। अब चलिए, अब क्या हुआ, 5 एसोसिएट बैंक को एसबीआई में मर्ज कर दिया और भारतीय महिला बैंक को भी एसबीआई में मर्ज कर दिया। तो लिख सकते हैं यहां, मर्ज टू एसबीआई ऑन 1 अप्रैल 2017। 1 अप्रैल 2017, यानी 1 अप्रैल 2017 को मर्ज कर गया, किसमें, बोलिए ना, एसबीआई में। अब 27 में से कितना घटा, 5 1 6, हाँ राइट, वो लड़का का ध्यान है। 27 - 6 बराबर 21। अब देखिए, इसमें से 8 घट गया, 8 घट गया तो कितना बचा है, बट 13 ना जी, गड़बड़ हो गया। सुनिए, 5 घटा और 1 घटा, 6 को ना घटेगा, 7 कैसे घटेगा, एगो में तो आएगा ही। तो 21 हुआ। अब 21 में 8 ए है 8 9 प्राइवेट बैंक, 9 प्राइवेट बैंक, मतलब अब आईडीबीआई बैंक जो बीच में सरकारी बैंक हो गया था, अब प्राइवेट बैंक हो गया। तो कितना घटा, 1 इधर आईडीबीआई, 11 इधर, नहीं 8 इधर, 8 1 9, तो 21 में से 9 घटेगा तो कितना होगा, 21 में से 9 घटेगा तो 12, तो 21 - 9 बराबर 12। ये 12 हो गए आपके पब्लिक सेक्टर बैंक। यही, यानी सरकारी बैंक भारत में कितने हैं, 12 सरकारी बैंक हैं। समझ में आ गई बात, ये चार्ट समझ में आया कि नहीं आया? 8 को मर्ज कर गया है आपस में, हम आगे बताएंगे। 8 को मर्ज कर गया है, कौन कौन मर्ज किया हम बताएंगे। जैसे देना बैंक, विजया बैंक को बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज कर दिया, उसी प्रकार से ये 8 को मर्ज हो गया है। तो 19 को में से 8 को मर्ज हो गया था, 11 को ना बचेगा। लिख लिए, तो लिख लीजिए, आगे हम लोग कल बात करेंगे। कल नहीं, हाँ कल, अच्छा अच्छा।
परसों परसों